बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में अध्ययनरत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि ये जो टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक विभाग, ये विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि राजस्थान में अनेक भौतिक विविधताएं पाई जाती हैं और इन्हीं भौतिक विविधताओं के मद्देनज़र राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में हमने विभाजित किया था। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला प्रदेश या थार मरुस्थल कह सकते हैं उसको, मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 मैदानी प्रदेश और नंबर 4 हाड़ौती का पठार या पठारी प्रदेश। इन चारों में से जो पहला भौतिक प्रदेश है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, पश्चिमी रेतीले प्रदेश के बारे में। और पश्चिमी रेतीले प्रदेश को शुष्कता की दृष्टि से हमने 2 भागों में विभाजित किया था। नंबर 1 शुष्क रेतीला प्रदेश और नंबर 2 अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य यह क्षेत्र स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र में यह मैदान अवस्थित है। 25 सेमी की समवर्षा रेखा मरुभूमि व अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जिसे संक्रमणीय या परिवर्तित जलवायु की संज्ञा दी जा सकती है। बांगर को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है: लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर मैदान। नंबर 1 गौड़बार प्रदेश या लूनी बेसिन। यह एक नदी निर्मित अर्धशुष्क मैदान है जिसे लूनी बेसिन कहा जाता है। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का लगभग 48% भाग को घेरता है। इस संपूर्ण शुष्क प्रदेश में लूनी अथवा उसकी सहायक नदियां अपना अपवाद क्षेत्र बनाती हैं। लूनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी नदी बेसिन में पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर है। लूनी एक मौसमी नदी है और इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बाड़ी, गुहिया, जवाई, खारी आदि हैं। इसी प्रकार से अर्धशुष्क मैदान का दूसरा प्रदेश है आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश। इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन में उत्तर में शेखावाटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू और चूरू व नागौर का कुछ भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा अंकित है। उत्तरी सीमा घग्गर मैदान व पश्चिमी सीमा 50 सेमी की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण यह संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। सांवर झील आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें मेढ़ा, रूपनगढ़ व खारी आदि नदियाँ गिरती हैं। इस क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या नाड़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी कांतली है। इस क्षेत्र में चूरू व बीकानेर जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। अंतर वालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, जिसे सर या सरोवर कहते हैं। जलूसर, सलीसर, जसूसर, मानसर आदि इसके उदाहरण हैं। सांवर झील आंतरिक जल प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त हैं, जिनमें डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन इत्यादि। नंबर 3 नागौर उच्च भूमि। लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी का अंत प्रवाही मैदान बनाता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है।
क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में पर्वतसर तथा नोवा की पहाड़ियों के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें क्रम से सांबर, डीडवाना, नावा में कुचामन आदि हैं। प्रोफेसर एच शर्मा के अनुसार इन झीलों को कुछ लेखकों ने तैतीस सागर का अवशेष भाग बतलाया, जो एक गलत तथ्य है, क्योंकि समुद्री जल में मैग्नीशियम होता है, जबकि इन झीलों के पानी में इस तत्व की कमी है। इनमें नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, जिनसे केशिकाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है, जो तत्पश्चात वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। इतना ही नहीं, वरन बाह्य स्रोतों से छोटी छोटी मौसमी नदियां अफवाह क्षेत्र में से वर्षा काल में पानी के साथ नमक के कण एकत्रित करके ले जाती हैं। परिणामतः नमक की मात्रा इन आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाती है। अतः झीलों में निरंतर नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। इस प्रकार पूर्व में जो स्वच्छ पानी की ये झीलें थी, अब नमकीन झील हो गई, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नंबर 4, अर्धशुष्क मैदान का जो चौथा भाग है वो है घग्गर का मैदान। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक, सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान सुजानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग में विस्तृत है। ये सभी नदियां हिमालय से निकलकर इस प्रदेश से होकर क्वाटरनरी कल्प में प्रवाहित होती थी। कालांतर में नम एवं आर्द्र जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वरूप यह भाग शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो गया। परिणामतः नदियां प्राप्त लुप्त होती चली गईं। घग्गर इस प्रदेश की नदी है जो मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है, जो वैदिक सरस्वती की सहायक रही थी। इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ी के पास नाली कहा जाता है। इस प्राचीन एवं वैभवशाली सरस्वती नदी का यह क्षेत्र अब पुनः गंग नहर एवं इंदिरा गांधी नहर के कारण हरियाली युक्त कृषि क्षेत्र बन गया है, किंतु क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या एवं मरुस्थलीकरण की समस्या से क्षेत्र ग्रसित है, जिससे पर्यावरणीय संकट खड़ा हो गया है, जो विचारणीय है। अब मरुस्थल के महत्व की बात करते हैं। थार का मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यही नहीं, सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। इन सबसे बढ़कर इस मरुस्थल का महत्व इस बात में निहित है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में न्यून वायु दाब का केंद्र विकसित होता है। फलस्वरूप सागरों से इस ओर मानसून हवाओं को चलना शुरू होता है। मरुस्थल की ओर बढ़ती मानसूनी हवाएं देश के अन्य भागों में वर्षा करती हुई यहाँ तक पहुँचती हैं और उनमें कम नमी रह जाती है और अल्प वर्षा ही हो पाती है। अतः भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने में इस मरुस्थल की उपस्थिति अत्यंत महत्व रखती है। जुलाई से सितंबर तक के महीने आर्द्र होते हैं, जबकि सापेक्ष आर्द्रता 55% से 70% तक रहती है। मई जून में यह मात्र 30% रह जाती है। यहाँ पाई जाने वाली घास में सीवन एवं तुरडिगम प्रमुख हैं। यह वायड मिट्टियाँ हैं जिनका निर्माण वायु एवं अन्य अपरदन व अपक्षय से हुआ है तथा हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी गई हैं। इनमें समुद्री प्रदेश से उड़ाकर लाई गई मृदा भी सम्मिलित है। बाड़मेर में कांकरेज, जैसलमेर में थारपारकर, बीकानेर, गंगानगर में राठी। नस्ली गायें दूध के लिए प्रसिद्ध हैं। बैलों के लिए नागौर संपूर्ण देश में विख्यात है। तो इस तरीके से ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का प्रमुख भौतिक विभाग है। अब ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ समस्याएं हैं, जैसे मरुस्थलीकरण की समस्या है, लवणीकरण की समस्या है। तो इनके कुछ निदान के कुछ उपायों पर चर्चा की गई है। नंबर 1, शुष्क कृषि प्रणाली की तकनीक का विकास करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जल संसाधनों का अभाव है, तो ज़्यादातर कृषि पद्धति ऐसी अपनानी चाहिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, कम जल संसाधनों की जरूरत पड़े, जिसमें कुछ शुष्क कृषि प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 2, सिंचाई साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित उपयोग। अब जल संसाधनों को चूंकि अभाव है, सीमितता है, उससे हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से, नियमित ढंग से उपयोग और संतुलित उपयोग हो। नंबर 3, जल का विधुवन, उपयोग व प्रबंधन सुनिश्चित हो, संतुलित हो। तो जल विधुवन और उपयोग है उसको प्रबंधन करना चाहिए। नंबर 4, चारागाहों के ऊपर दबाव कम करें तथा इन पर चराई को
क्षमता अनुसार निश्चित किया जाए। इसी प्रकार हमें सघन वृक्षारोपण, सेटर बेल्ट कार्यक्रम, वाल्का स्तूपों के बीच वृक्षारोपण, भूमि की नमी का संरक्षण, उद्यानिकी एवं सामाजिक विकास के साथ ही शहरी बसावट को पारिस्थितिकी के अनुकूल करना होगा, तब जाकर नियंत्रण हो पाएगा ने की समाप्ति। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसको पुनः मैं समरी के रूप में आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान का महत्वपूर्ण भौतिक विभाग जो लगभग 60% भाग पर विस्तृत है। शुष्कता की दृष्टि से इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क रेतीला प्रदेश, और नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीली प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीली प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है, जबकि अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश को अरावली प्रदेश से 50 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। शुष्क रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा, वाल्का स्तूप प्रदेश और दूसरा वाल्का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसी प्रकार से अर्ध शुष्क रेतीली प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 लूनी बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश, और नंबर 4 नागौरी उच्च भूमि। अगली क्लास में हम अगले भौतिक विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।